हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरताज खान और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन केस ऑफ गुड्स। आज के लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होने वाला है। तो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आपको 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है, 10-10 मार्क्स का, जो कि आपको 20 मार्क्स का वेटेज कवर करता है आपके एग्जाम में। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो टाइम ऑफ सप्लाई का लेक्चर है, ये सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बनाया गया लेक्चर है। मैंने काफ़ी सारा आपके पेपर एनालिसिस किए 3-4 सालों का, उसके बेसिस पे जो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको रेगुलर बेसिस पे आता है या फिर हर अटेम्प्ट में आता है, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने कवर कराया है। ये लेक्चर आपका पूरा चैप्टर का कवरेज नहीं है, बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 5-6 पेपर का एनालिसिस किया है और आपका जो मुंबई यूनिवर्सिटी है या फिर आपका जो कॉलेज है, वो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हम लोग ये देखते हैं कि सर्विस का केस है, तो हम लोग ये पहले ये चेक करेंगे कि यार आपका इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या नहीं हुआ है। इनवॉइस इशू हुआ है ऑन टाइम या नहीं हुआ है ऑन टाइम। अगर इशू हो गया है ऑन टाइम पे, तो हम 2 चीज़ें चेक करेंगे। बहुत ही सिंपल है कि आपका इनवॉइस कब इशू हुआ था और आपने पेमेंट कब रिसीव कर लिया, वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ सर्विस। अगर आपका इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है, तो आप देखोगे कि यार टाइम पे इशू नहीं हुआ है, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। जिस वक्त आपका सर्विस कंप्लीट हो चुका है, वो आपका क्या हो जाएगा, पहला कंपोनेंट। एंड देन दूसरा वही है कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो एक बार वापस से समराइज कर देता हूँ। इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, हमें देखना है कि आपका इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है, तो 2 चीज़ें चेक करेंगे। पहला चीज़ क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है आपका, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या है आपका। ये दोनों में से जो अर्लियर रहेगा, अर्लियर ऑफ अबव क्या रहेगा, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर आपका इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है, तो उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई अलग तरीके से निकलेगा। उस केस में क्या होगा कि आपका एक्चुअली में सर्विस कब कंप्लीट हुआ है। अगर आपका सर्विस कब कंप्लीट हुआ है, वो डेट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, दोनों में से जो अर्लियर रहेगा, विच एवर इज अर्लियर। अब इस पूरे डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है यार कि इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता करने के लिए हमें एक कंडीशन है जिसको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ऑन टाइम इशू हुआ ये चेक करना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि इनवॉइस इशू हुआ है क्या विद इन 30 डेज फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विस। क्या प्रोविजन ऑफ सर्विस जिस दिन हुआ, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपका इनवॉइस अगर इशू हो गया है, मतलब वो ऑन टाइम वाला केस है। अगर विद इन 30 डेज में आपका इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, तो वो नॉट ऑन टाइम वाला केस है। तो आप वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इस मेथड से निकालोगे। अगर विद इन 30 डेज में इनवॉइस इशू हो गया, तो आप टाइम ऑफ सप्लाई इस केस के हिसाब से निकालोगे। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई के रिलेटेड। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का है, जो सेम 5 नवंबर 19 में आया था। मैं आपको पहले क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इट इज़ स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि वो सर्विस का केस है। अंडर फॉरवर्ड चार्ज इन द फॉलोइंग केसेस। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है प्रीवियसली, वो फॉरवर्ड चार्ज का ही क्वेश्चन है। फॉरवर्ड चार्ज मतलब नॉर्मल केस, सप्लायर ने सप्लाई किया गुड्स रिसिपेंट को, और सप्लायर इशू करता है इनवॉइस, और सप्लायर ही टैक्स पे करता है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। वो बेसिक है, आपको बेसिक में पता होगा।
तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मिस्टर अशोक एंड कंपनी अ कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर्म एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट, उसने एक डेटा दिया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, 3 चीज़ें दी हुई है। अभी जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स किया था तो हमें सिर्फ कोई भी 2 डेटा चाहिए होता था, रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर वाला। लेकिन अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और उसमें हमें तीनों इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट होता है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का भी, डेट ऑफ इनवॉइस का भी एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का भी। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा मैंने क्या किया है कि अपना एक सोल्यूशन तैयार किया है। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, बस मैंने इस क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे डाल दिया है और आपको वो सॉल्व कराता हूँ मैं। तो जैसे कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस अपना गिवन था, डेट ऑफ इनवॉइस भी अपना गिवन था एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी अपना गिवन था। ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी ऑलरेडी। बेस्ड ऑन दैट हमें क्या निकालना है, अपना टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का है। अभी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हमें पहले पता होना चाहिए कि यार मेरा इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या नहीं, मतलब ये चीज़ है वो टाइम पे इशू हुआ है या नहीं। तो टाइम पे इशू हुआ है या नहीं ये कैसे पता चलता है, मैंने डिस्कस किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोविजन ऑफ सर्विस से विदिन 30 डेज अगर वो इनवॉइस इशू हो गया है दैट इज़ इनवॉइस इशू हो गया ऑन टाइम। अगर प्रोविजन ऑफ सर्विस प्लस 30 डेज के बाद इनवॉइस इशू होता है तो आपका जो इशू ऑफ इनवॉइस है वो टाइम पे इशू नहीं हुआ है। सिमिलरली मैंने क्या किया, आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस था उसमें मैंने 30 दिन ऐड कर दिया है और 30 दिन ऐड करने के बाद 16 अगस्त में 30 दिन ऐड किया तो मेरे पास 17 सितंबर 2019 आता है। इसी बेसिस पर मैंने 30 दिन सभी उसमें ऐड कर दिया, प्रोविजन ऑफ सर्विस में ऐड कर दिया। अभी इससे फ़ायदा क्या होगा मुझे, इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं इस डेट को, इस पर्टिकुलर डेट को मैं कंपेयर करूंगा डेट ऑफ इनवॉइस के साथ, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा जो इनवॉइस है वो टाइम पे इशू हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 17 सितंबर है, 30 दिन ऐड करने के बाद 17 सितंबर और मेरा इनवॉइस 5 तारीख को ही इशू हो गया था। मतलब मेरा लास्ट डेट क्या था इनवॉइस इशू करने का, 17 था, लेकिन मेरा 5 तारीख को ही मैंने इशू कर दिया। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि मेरा इनवॉइस ऑन टाइम इशू हुआ है। सिमिलरली 6 अक्टूबर मेरा लास्ट डेट था इनवॉइस का, मैंने इनवॉइस का भी इशू कर दिया 5 अक्टूबर को, तो मेरा ऑन टाइम ये भी है, लास्ट डेट से पहले किया है ना मैंने। 12 अक्टूबर मेरा लास्ट डेट था इशू ऑफ इनवॉइस का, मैंने 14 को किया, यहाँ पे मैंने टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं किया है, तो ये नॉट ऑन टाइम हो जाएगा। अभी इसमें सिर्फ हम ऑन टाइम एंड नॉट ऑन टाइम करते हैं कि कौन सा इनवॉइस टाइम पे इशू है एंड कौन सा इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है। तो सिमिलरली आगे चलते हैं। 16 अक्टूबर मेरा लास्ट डेट था टाइम इशू करने का इनवॉइस, लेकिन मैंने 26 सितंबर को कर दिया, मतलब मैंने पहले कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 26 सितंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑन टाइम। अगर आप देखो 16 अक्टूबर और 26 सितंबर विच एवर इज अर्लियर, तो ये क्या हो गया, ऑन टाइम हो गया। 12 अक्टूबर मेरा लास्ट डेट था, मैंने लेकिन नवंबर में किया है, 4 नवंबर को, तो 4 नवंबर नॉट ऑन टाइम है। सिमिलरली 20 अक्टूबर को इशू करना था, मैंने इशू किया 22 अक्टूबर को, बाद में किया है मैंने, तो ये भी नॉट ऑन टाइम है। 24 अक्टूबर को मेरा लास्ट डेट था इनवॉइस इशू करने का, लेकिन मैंने इशू किया 27 अक्टूबर को, तो ये भी नॉट ऑन टाइम है। और लास्ट में 26 अक्टूबर मेरा लास्ट डेट था इशू करने का इनवॉइस, लेकिन मैंने इशू किया है 30 सितंबर को। अभी अक्टूबर में इशू करना था, मैंने सितंबर में इशू कर दिया, तो ऑब्वियसली मैंने टाइम पे ही इशू किया है सर्विस इनवॉइस। अच्छा, ये लिखने का पर्पस क्या है, ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ आपको, तो इससे ये पता चलेगा कि मुझे अपना टाइम ऑफ सप्लाई कौन से बेसिस पे निकालना है। अगर ऑन टाइम है तो मैं इस पे निकालूंगा, ये दोनों को कंपेयर करूंगा। अगर नॉट ऑन टाइम है तो मैं क्या करूंगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये दोनों को कंपेयर करूंगा। तो मुझे मैंने ये फिल्टर कर दिया है कि मुझे कंडीशन कौन सा लगाना है इस बेसिस पे। अगर ऑन टाइम है तो मैं ये कंडीशन फॉलो करूंगा, नॉट ऑन टाइम है तो मैं ये दोनों कंडीशन फॉलो करूंगा।
आई होप आपको इतना समझ में आया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, ऑन टाइम वाला। जितने भी ऑन टाइम है पहले मैं वो सॉल्व कर लेता हूँ, देन उसके बाद नॉट ऑन टाइम वाला सॉल्व करते हैं। तो ऑन टाइम को किस किस से कंपेयर करना है, डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस कहाँ पे, ये है डेट ऑफ इनवॉइस, ये है, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इधर पे है दूसरा कंपोनेंट। ये दोनों में से जो अर्लियर होगा, 5 सितंबर 6 सितंबर, अर्लियर कौन सा, 5 सितंबर, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 5 सितंबर। ठीक है। सिमिलरली ऑन टाइम और कहाँ पे, ये भी ऑन टाइम है। तो 5 अक्टूबर मेरा डेट था इनवॉइस का एंड 21 अक्टूबर मेरा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट था। दोनों में से जो पहले होगा डेट ऑफ इनवॉइस 5 अक्टूबर है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेरा क्या 21 अक्टूबर है। तो 5 अक्टूबर ऑब्वियसली पहले है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई 5 अक्टूबर हो जाएगा। सिमिलरली ऑन टाइम और कहाँ पे, ये वाला 26 सितंबर मेरा डेट ऑफ इनवॉइस है, पहला कंडीशन। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 1 सितंबर 2019। अभी यहाँ पे 26 सितंबर है, यहाँ पे 1 सितंबर है, तो ऑब्वियसली पहले पेमेंट रिसीव कर लिया, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 1 सितंबर 2019। सिमिलरली और देखोगे तो ये लास्ट में एक है जिसमें ऑन टाइम इशू हुआ है। तो यहाँ पे मेरा डेट ऑफ इनवॉइस क्या है 30 सितंबर और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज 5 सितंबर। तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज 30 सितंबर और 5 सितंबर, जो पहले है 5 सितंबर, तो वो क्या हो जाएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप आपको ऑन टाइम वाला समझ में आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करते हो तो आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आने वाला है। पहले मैंने क्या किया, मेरे पास 3 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट दिया हुआ था, डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ था और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दिया हुआ था। मैंने लिख लिया उसको। प्रोविजन ऑफ सर्विस में उसके डेट में 30 दिन मैंने ऐड किया और मेरे को एक स्पेसिफिक डेट मिला हर केस में। उस डेट को मैंने कंपेयर किया किसके साथ, डेट ऑफ इनवॉइस के साथ। अगर मैंने 30 दिन से पहले इस डेट से पहले इनवॉइस इशू कर दिया तो वो ऑन टाइम है, नहीं तो ऑन टाइम नहीं होगा। कभी कभी केस क्या होता है कि डेट ऑफ इनवॉइस, ये जो 30 दिन प्लस करूंगा तो 17 सितंबर यहाँ पे आया, और डेट ऑफ इनवॉइस भी कभी कभी 17 सितंबर ही आ जाता है। तो उस केस में हम मानेंगे कि जो इनवॉइस इशू है वो ऑन टाइम ही इशू हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। अभी नॉट ऑन टाइम का केस करते हैं। नॉट ऑन टाइम में हमने जब कंडीशन पढ़ा था तो यहाँ पे लिखा हुआ था डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। आपके जब क्वेश्चन देखोगे आप तो वहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस दिया हुआ है, ना कि कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो अगर इस हिसाब से इन्फॉर्मेशन रहेगा कि कंप्लीशन वर्ड नहीं आया या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट है वही डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है। तो इस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अपने केस में डेट ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया, अपने केस में डेट ऑफ प्रोविजन दिया हुआ है। तो ये जो डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये दोनों को हमें कंपेयर करना है, और जो भी पहले रहेगा वो अपना टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो नॉट ऑन टाइम पे क्लिक करेंगे एंड देन देखेंगे कि 12 सितंबर को प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ था, 12 सितंबर, और यहाँ पे मेरा रिसिप्ट कब हुआ 15 अक्टूबर। तो 12 सितंबर और 15 अक्टूबर विच एवर इज अर्ली है, तो सितंबर पहले आता है, तो 12 सितंबर मेरा क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सिमिलरली दूसरा नॉट ऑन टाइम पे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, दैट इज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 18 सितंबर है, और मेरे को पेमेंट कब मिला, हमें पेमेंट कब मिला 7 अक्टूबर 2019। सितंबर एंड अक्टूबर, तो ऑब्वियसली सितंबर पहले आता है, तो हमने 18 सितंबर 2019 मेरा क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई सॉरी। उसके बाद नॉट ऑन टाइम का 2 केस और है। इसमें प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट इज 20 सितंबर और पेमेंट रिसीव किया है 25 अक्टूबर को, तो ये 20 सितंबर ही मेरा डेट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इज 24 सितंबर और यहाँ पे 22 अक्टूबर, तो ये दोनों में से पहले कौन सा 24 अक्टूबर ही, 24 सितंबर ही है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 24 सितंबर। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले हमें चेक करना है कि अपना इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या नहीं हुआ है। उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था वो मैंने अपने डेटा में डाल दिया। क्वेश्चन में 3 चीज़ें दी हुई थी, टाइम ऑफ डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस,
डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ था और डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ था, ये मैंने लिख दिया जो भी गिवन था उसमें। उसके बाद डेट ऑफ प्रोविजन में मैंने 30 डेज ऐड किया और मेरे को एक स्पेसिफिक डेट मिला। इस डेट का यूज़ क्या है, इस डेट को मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, डेट ऑफ इनवॉइस के साथ। अगर ये डेट से पहले मेरा डेट ऑफ इनवॉइस इशू हो गया है तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो इनवॉइस इशू हुआ वो ऑन टाइम इशू हुआ है। अगर ये ऑन टाइम इशू हुआ है तो मैं ये वाला कंडीशन लगाऊंगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर मेरा इस डेट के पहले इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो मैं मानूंगा कि ये ऑन टाइम इशू नहीं हुआ है, तो मैं ये कंडीशन फॉलो करूंगा। उसके बेसिस पे मैंने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ये क्वेरी पूछिए, मैं जवाब दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच।